नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं पूजा भारद्वाज। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 3 दिन तक दिल्ली में थे और इस 3 दिन उन्होंने 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तमाम तरीके के जो है सवाल भी उठ रहे हैं और तीरथ सिंह रावत जब दिल्ली से निकले हैं तो उन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। और आपको बता दें कि जब वो यहाँ पर थे तो उन्होंने 2 बार यहाँ पर जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, उनकी अमित शाह से भी बात हुई है और तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 10 सितंबर से पहले उनको विधायक बनना था, चुनाव होने थे। क्योंकि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री तो बना दिए गए थे लेकिन वो सांसद थे और जाहिर सी बात है अगर मुख्यमंत्री रहना है तो विधायक चुनकर आना होगा। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि हो सकता है कि उनका इस्तीफा भी हो और हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज है हमारे साथ। पूजा, एक बहुत अहम खबर है उत्तराखंड में। जिस तरीके से हमने देखा है तीरथ सिंह रावत को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे, उनके बयानों पर भी काफी बीजेपी बैकफुट पर रही है। तो ऐसे में बड़ी खबर जैसे कि अखिलेश शर्मा हमारे बता रहे थे कि इस्तीफा हो सकता है। पूजा जी सौरभ, और 3 दिनों में ये दूसरी मुलाकात थी आज उनकी बीजेपी अध्यक्ष के साथ। सीधे अखिलेश शर्मा के पास चलते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अखिलेश, जब ये मुलाकात हुई उसके बाद तक वो कह रहे थे मीडिया से कि अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बात हुई है। अचानक ये खबर इस्तीफे की, क्यों, क्या वजह? देखिए, ये बताया गया हमें सूत्रों के हवाले से कि जब उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई उस वक्त उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया और कहा कि अब मैं राज्यपाल से मिलने जा रहा हूं, देहरादून पहुंचते अपना इस्तीफा मैं राज्यपाल को दे दूंगा। इसमें उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून है वो ये कहता है कि अगर विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचा हो तो उपचुनाव नहीं हो सकता। वहीं पर जो संविधान है वो साफ तौर पर यह कहता है कि अगर कोई भी मंत्री बनता है तो उसको 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो चूंकि इन दोनों ही प्रावधानों में टकराव हो रहा था इस कारण वो अपने पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया। जो हमें बताया गया है, ये बताया गया है कि वो राजभवन जाएंगे। आज ही उन्होंने समय लिया है राज्यपाल बेबी मौर्य से मिलने के लिए और उसके बाद मुलाकात करके राज्यपाल से वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके बाद ये भी हमें पार्टी सूत्रों ने खबर दी है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों के बीच में से ही चुना जाएगा, ताकि अब ये समस्या ना आए कि आपको उपचुनाव कराएं और उसके बाद आपको फिर से जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको 6 महीने के भीतर मंत्री बनना जरूरी हो या विधायक बनना जरूरी हो। तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि जो अगला विधायक मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों के भीतर से ही चुनने की बात हुई है। तो ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। पहली बात तो ये कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब आज वो मिले हैं तो उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। उनसे साफ तौर पर यह कहा है कि जो संविधान के प्रावधान और जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के बीच में जो टकराव आ रहा है उसके चलते वो अपने पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज जब नड्डा से मुलाकात के बाद देहरादून जाने से पहले पत्रकारों से उनकी चर्चा हुई तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि उपचुनाव के बारे में तो चुनाव आयोग फैसला करेगा, इसके बाद पार्टी ये तय करेगी कि चुनाव कौन लड़ेगा। तो सीधे सीधे उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था, बल्कि यहाँ तक हुआ कि जब कुछ पत्रकारों ने पूछा कि जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, आपने अभी तक लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया है, तो क्या आप इस कार्रवाई में हिस्सा लेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे समय मानसून सत्र की कार्यवाही में मौजूद रहूंगा। तो ये एक तरह से वो इंडिकेशन दे दिया था उन्होंने कि वो लोकसभा सांसद रहेंगे, वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। और अब ये खबर आ गई है कि वो देहरादून पहुंचते ही राज्यपाल से मिलेंगे और उसके बाद अपना त्यागपत्र वो राज्यपाल को सौंप देंगे। निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी वाली स्थिति बनी है उत्तराखंड में, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि 4 साल अपना पूरा करने वाले थे उन्हें ऐन वक्त पर बीजेपी ने हटा दिया और उनका जो रिप्लेसमेंट लेकर के आया उसको लेकर के होमवर्क नहीं किया। ये नहीं देखा कि अगर वो 6 महीने में उनको मुख्यमंत्री बनना है तो वो कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे। और आपको बताऊं कि इससे पहले सिल्ट करके जो विधानसभा सीट है वहां पर उत्तराखंड में, वहां उपचुनाव हो चुका है, वो बीजेपी वहां से चुनाव जीत भी गई है। तो अगर ये समस्या आने वाली थी तो आप उस वक्त वहां से भी मुख्यमंत्री को चुनाव लड़वा सकते थे, क्यों नहीं लड़वाया गया, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा। और दूसरी बात यह कि गंगोत्री और हल्द्वानी 2 सीटें अभी खाली हुई हैं, वहां से वो चुनाव लड़ सकते थे। ये जरूर कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते शायद चुनाव आयोग ये फैसला करे कि चुनाव ना हो, लेकिन ये तो अभी चुनाव आयोग ने फैसला भी नहीं किया था, चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कुछ कहा भी नहीं गया था, लेकिन तभी अचानक से फैसला किया गया। माना यह जा रहा है दरअसल इसके पीछे कि जो उनको जिम्मेदारी दी गई और जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा
और जो उनके बयान और जिस तरह की उनकी कार्यशैली को लेकर विवाद उठे, उसके बाद बीजेपी को लगा कि शायद वो एक लायबिलिटी हैं और इसलिए कि अच्छा मौका है कि संविधान के प्रावधानों के चलते उनकी छुट्टी कर दी जाए। हालांकि अब ये दिक्कत जरूर होगी बीजेपी को जवाब देने में जनता को उत्तराखंड की कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अखिलेश जी देखिए, जैसे कि आप बता रहे थे, दो सवाल हैं छोटे छोटे से। पहला सवाल कि क्या, जैसे कि आप बता रहे थे कि बीजेपी को थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन हुआ है तो तीरथ सिंह रावत के तमाम बयानों को लेकर, तो एक ये बड़ी वजह रह सकती है। अब बीजेपी के सामने एक और बड़ा मुद्दा हो जाएगा अखिलेश कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन हो, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जाहिर सी बात है उनको हटाया गया तो उतने खुश नहीं होंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नाराज हैं। तो ऐसे में बीजेपी के सामने एक और बड़ी चुनौती है कि अगर अब मुख्यमंत्री किसी को बनाते हैं तो पार्टी को एकजुट रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। उत्तराखंड में तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के सामने यह समस्या है कि वहां पे जितने नेता हैं उनके उतने गुट हैं, तो गुटबाजी का तो सामना बीजेपी हमेशा से वहां पे करती आई है। अब सवाल ये कि रिप्लेसमेंट कौन होगा। जैसा कि यहाँ दिल्ली में सूत्र बता रहे हैं कि विधायक ही को ही इस बार मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। धन सिंह रावत जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जो बीजेपी उसको न सिर्फ पहाड़ और मैदान का संतुलन देखना है, कुमाऊं का और गढ़वाल का संतुलन देखना है, बल्कि ब्राह्मण और ठाकुर का भी संतुलन उनको देखना होता है। अगर केंद्र में उन्होंने ब्राह्मण को मंत्री बनाया हुआ है, निशंक को, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री उनको राजपूत को बनाना होता है। तो इसीलिए ये हुआ था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने के बाद हमने देखा था कि तीरथ सिंह रावत को बनाया गया। अब जाहिर सी बात है कि वो भी ये चाहेंगे कि कोई ना कोई जो भी रिप्लेसमेंट हो वो राजपूत ही हो, ताकि जो जाति समीकरण संतुलन है वो ना बिगड़े। और साथ ही अब बीजेपी ये जोखिम मोल नहीं ले सकती है कि वो किसी ऐसे सांसद को वहां भेज दे और फिर से उसके सामने ये 6 महीने का प्रश्न खड़ा हो जाए। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल जो बीजेपी की लीडरशिप है उसके फैसला लेने पर खड़ा करता है कि आपने उत्तराखंड की जनता को आखिर समझ क्या रखा है कि जिन्होंने आपको इतना बड़ा बहुमत दिया, आप उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप एक के बाद एक मुख्यमंत्री थोपे जा रहे हैं बिना ये सोचे समझे जानबूझ करके कि आपको ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधायक बनना होता है, और आपको ये पता नहीं कि वो मंत्री जो है कहाँ से चुनाव लड़ेगा, मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कोई बाई इलेक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग ने यह कहा कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एमएलसी का इलेक्शन होना था, चुनाव आयोग ने उन इलेक्शंस को यह कहते हुए टाला था कि कोरोना की स्थिति अभी ठीक नहीं है, जब स्थिति ठीक होगी तब हम ये चुनाव कराएंगे। लेकिन इसी बीच में पश्चिम बंगाल का भी एक मुद्दा है, वहां पर ममता बनर्जी जो चुनाव अपना खुद का हार गई है, वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो ऐसे में उनको भी 6 महीने के भीतर विधायक बनना है। नवंबर तक का समय ममता बनर्जी के पास है। तो ये भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या तीरथ सिंह रावत की बलि इसलिए चढ़ा दी गई ताकि ममता बनर्जी चुनाव ना लड़ करके विधायक बन पाए और वहां पर चुनाव ना करवाए, क्या ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसमें यह स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है कि सिर्फ तीरथ सिंह रावत को लेकर के ही फैसला किया गया है। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल भी इसमें एक फैक्टर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक ये नहीं कहा गया है कि वो बाई इलेक्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे। हालांकि जो जानकार हैं वो ये कहते हैं। लौट रहे आपके पास इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु भी साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कब तक देहरादून पहुंचेंगे तीरथ रावत और उसके बाद राज्यपाल से कब तक मुलाकात होगी? साथ ही ये भी बताइए कि सूत्रों से कहा जा रहा है कि बीजेपी को यकीन भी नहीं था कि तीरथ चुनाव जीत पाएंगे और शायद ये एक बड़ा कारण रहा कि आज ही उनके इस्तीफे की बात कही जा रही है। देखिए, अभी फिलहाल करीब 6:15 बजे वो स्टेट जो राज्य सरकार का एक विमान है उससे देहरादून गए हैं और उनके करीबी अधिकारी ने बताया कि 7 बजे के बाद किसी भी वक्त तीरथ सिंह रावत देहरादून पहुंचेंगे। मिलने का समय मांगा है, मुझे लगता है इस पर निर्भर करेगा कि गवर्नर उन्हें कब मिलने का समय देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी देखने की। दूसरी बात, सूत्रों ने हमें ये बताया है कि जो पिछले 3 दिन में 2 बार उनकी जेपी नड्डा जी के साथ मुलाकात हुई, अमित शाह के साथ भी मुलाकात हुई है, और इन मुलाकातों में सूत्रों ने हमें ये बताया है कि बीजेपी के एक सेंट्रल लीडर ने ये कहा है उनसे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि देखिए मार्च में उन्हें मुख्यमंत्री के लिए चुना गया था और मार्च से लेकर जून तक अभी तक लगातार असमंजस की जो स्थिति थी वो बनी हुई थी। और ऐसे में जब चुनाव आयोग खुलकर इस बारे में उपचुनाव के लिए कोई भी रणनीति का ऐलान करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में जो अनिश्चितता है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने खुद उनसे आज मुलाकात की, बहुत लंबे और भी रिपोर्टर्स थे, करीब 1 घंटे से ज्यादा रिपोर्टरों ने उनसे बात की है और बार बार हम उनसे ये सवाल पूछते रहे कि क्या आप गवर्नर से मिलेंगे, क्या आप अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, उत्तराखंड के मौजूदा परिस्थिति में आगे क्या रणनीति होगी पार्टी की, ये दिल्ली को तय करना है। और वो बार बार ये कहते रहे कि केंद्रीय जो बीजेपी नेतृत्व है उसको ही इस बारे में आगे फैसला लेना होगा।
उनसे बार बार पत्रकार ये भी पूछते रहे कि क्या आप उपचुनाव के लिए तैयार हैं, उपचुनाव में क्यों देरी हो रही है, 2 सीटें खाली पड़ी हैं, अगर दूसरे बड़े राज्यों में कोरोना का संकट जब बहुत ज्यादा था उस वक्त भी विधानसभा चुनाव हो सकता है, तो ऐसे में अभी जब स्थिति नियंत्रण में होती दिखाई दे रही है तो क्यों एक विशेष परिस्थिति में उपचुनाव नहीं हो सकते। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि देखिए ये फैसला भी चुनाव आयोग को करना है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो बार बार ये कहते रहे कि केंद्रीय लीडरशिप जो भी तय करेगी वो मैं स्वीकार करूंगा और इस बारे में आगे कोई भी रणनीति जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को तय करनी है। लेकिन एक सवाल था जो बना रहा पूरे समय 3 दिन के दिल्ली दौरे में कि जो वो एश्योरेंस के लिए यहाँ आए थे वो एश्योरेंस उनको नहीं मिला और कोई भी कमिटमेंट केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तीरथ सिंह रावत को नहीं था कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। और हम भी जब उनसे मिले, जब हमसे वो बात करने भी आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत तनाव में है और पूरी तरह आश्वस्त नहीं। जी हिमांशु 2 दिन तीरथ सिंह रावत दिल्ली में थे और वो अपने कमरे में ही रहे, ज्यादातर किसी से मुलाकात नहीं की। वो कल जेपी नड्डा और अमित शाह से मिले और फिर आज जेपी नड्डा से मिले। जाहिर सी बात है कि वो नर्वस जरूर थे, लेकिन आज दिन भर आप उनको ट्रैक कर रहे थे। क्या कुछ और समझ में सामने निकल करके आया है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है तीरथ सिंह रावत का जाना तय है, वो इस्तीफा दे देंगे जैसे अखिलेश ने बताया, लेकिन अब एक और संकट बीजेपी के सामने है कि अगर वो नया मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं तो किसे बनाएंगे। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पहले ही हमने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ज्यादा खुश नहीं है और अब तीरथ सिंह रावत भी उतने खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? और तीरथ सिंह रावत क्या कुछ और बता पाए कि उनसे क्या कुछ कहा है आला कमान ने, क्या वजह बताई गई है? लेकिन सामने तो यही बताया गया कि जनप्रतिनिधि कानून है, उसके तहत उनको चुना जाना था, तो वो समय सीमा पूरी हो रही थी। लेकिन अंदर की खबर क्या है? नेतृत्व है उत्तराखंड भाजपा के नेताओं के साथ सीधे तौर पर बातचीत नहीं हुई है। जिस वक्त तीरथ सिंह रावत दिल्ली में थे, ये खबर थी कि जो 2 नेता हैं उत्तराखंड भाजपा के वो दिल्ली आ चुके हैं। धन सिंह रावत का भी नाम उसमें शामिल था। सतपाल महाराज के बारे में ये कहा गया कि वो भी दिल्ली आ चुके हैं और ये दोनों नेता शायद उन्होंने एक मौका भांपा था कि मौजूदा परिस्थिति में जब तीरथ सिंह रावत के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है तो ऐसे में बेहतर होगा कि वो भी खुद आएं और खुद भी अपने आप को दावेदार के तौर पे यहाँ पर पेश करें। लेकिन उनकी कोई मुलाकात बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के साथ अभी नहीं हुई है। पर यह निश्चित तौर पर जिसका जिक्र बहुत विस्तार से अखिलेश जी ने किया है कि ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पर गुटबाजी बहुत ज्यादा है और ऐसे में मौजूदा परिस्थिति में जो अनिश्चितता है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, चुनावों से 6-7 महीने पहले नए मुख्यमंत्री को चुनना मुझे लगता है बीजेपी लीडरशिप के लिए आसान नहीं होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं फिलहाल ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। तो तीरथ सिंह रावत अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद अप्रैल में ही उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली थी और अब सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है नया चेहरा चुनने की। और इस संकट के बीच में बताया जा रहा है कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में डेरा भी डाल दिया है। रुक रहे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद और लखनऊ में कल देर रात रायबरेली से आई बड़ी तादाद में पुलिस ने मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर पे रेड की। उनके घर वालों का कहना है कि बिना किसी सर्च वारंट के घर में घुसी पुलिस ने महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। पुलिस को मुनव्वर राना के बेटे की तलाश थी, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने अपने चाचाओं को फंसाने के लिए अपने ऊपर हमले की झूठी कहानी गढ़ी है। मुनव्वर राना का रायबरेली में अपने भाइयों के साथ पुश्तैनी जमीन जायदाद का झगड़ा चल रहा है। रात करीब 1:15 बजे बड़ी तादाद में पुलिस ने मुनव्वर राना के घर को घेर लिया। बाकी पुलिस वाले उनके घर में घुस गए। वे उनके बेटे तबरेज को ढूंढ रहे थे। फिर हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। पुलिस का जो आने का तरीका था वो लग रहा था किसी बहुत बड़े गैंगस्टर के घर पर वो आ रही है कि एकदम 60-70 आदमियों का आना और 30-35 मेरे घर में डायरेक्ट बेडरूम तक चले गए और मेरी बेटियों से बच्चियों से धक्का मुक्की की। मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने आरोप लगाया था कि रायबरेली में उनकी कार पे उनकी जान लेने को हमला हुआ।
उसने इसमें अपने 4 चाचा और एक भतीजे पे एफआईआर की थी। पुलिस ने मौके की सीसीटीवी फुटेज जांची तो दिखा कि तबरेज की कार खुद आके एक जगह रुक जाती है, तब 2 शूटर आके उस पर फायर कर भाग जाते हैं। पुलिस का कहना है कि 2 शूटर और उसकी प्लानिंग करने वाले 2 और लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि तबरेज ने यह खुद करवाया था। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए जिनका नाम सत्येंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारा झगड़ा रायबरेली में मुनव्वराना की इन पुश्तैनी ज़मीनों का है, जिनकी मालियत करोड़ों में है। इन ज़मीनों को बेचने के लिए मुनव्वराना ने अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। उनके भाइयों का आरोप है कि उनके बेटे ने पिता के हिस्से की ज़मीन के साथ साथ उनके हिस्से की भी कुछ ज़मीनें बेच दी हैं। अब मुनव्वराना के लड़के ने मुनव्वराना को हटा के बाकी सबके नाम 307 का केस लगा दिया कि हम लोग सब अंदर हो जाएंगे और ये फिर इनके घर वालों के आगे हाथ पांव जोड़ेंगे कि भैया केस खत्म कराओ और सारी जमीन पे मैं कब्जा कर लूंगा फिर अपने हिसाब से, और जो होगा इन लोगों को टुकड़ों में पैसे दे देंगे। एक इतने बड़े शायर जिनके पूरी दुनिया में चाहने वाले हों, अगर उनका नाम इस तरह के ज़मीन जायदाद के झगड़ों में आता है तो बदनामी ज़रूर होती है, और ख़ास करके तब जबकि उन्होंने ये लिखा हो कि किसी को घर मिला हिस्से में या दूका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। रायबरेली में फैज़ अब्बास और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।